हेलो डियर स्टूडेंट, रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। हम जेई मेन 24 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर, ऑफिशियल पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस देख रहे हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ ए टाइम इज गिवन आर वेक्टर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आई कैप प्लस minus 5t j cap meter. The magnitude and the direction of velocity at t is equal to 2 सेकेंड आपसे पूछा है। ठीक है बेटा, देखिए v इज इक्वल टू r वेक्टर हमें गिवन है, r वेक्टर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आई कैप माइनस 5t j कैप। आपसे t इज इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछा है। ठीक है बेटा, तो v वेक्टर को हम कह सकते हैं dr वेक्टर बाई dt। पोजीशन वेक्टर गिवन है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 10t आई कैप माइनस 5j कैप। अब t इज इक्वल टू 2 पर आपको कहा है, तो t इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, वेलोसिटी मिल जाएगी आपको 20 आई कैप माइनस 5j कैप। ठीक है बेटा, तो अब आप इससे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और आपको ये जो वेलोसिटी मिलेगी दिस इज 20 आई कैप एंड माइनस 5j कैप, तो इस तरफ मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज वॉट 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इट इज 425। 425 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 17, सो आंसर विल बी 5√17 मीटर पर सेकेंड। और जो डायरेक्शन है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 फाई इज इक्वल टू 5/20, दिस इज 1/4, तो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/4 फ्रॉम ये कह सकते हैं टुवार्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसका जो सही आंसर होगा 5√17 पर मीटर पर सेकेंड एंड मेकिंग एन एंगल 10 इनवर्स 1/4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में वाई एक्सिस से भी कहा गया है, तो इस तरफ से यदि हम एंगल देखते हैं तो ये होगा 10 इनवर्स वाई एक्सिस से, नेगेटिव वाई एक्सिस से जो एंगल होगा दिस इज 10 इनवर्स 4 फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, देखते हैं, तो जो सही आंसर है 5√17 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 इनवर्स 4 विद नेगेटिव वाई एक्सिस, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन या 2D मोशन का क्वेश्चन था। ए सॉलिड स्फीयर is rolling without sleeping on an horizontal plane। एक सॉलिड स्फीयर है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास और देन रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होती है हम उसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला होगा हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोलिंग में हम वी सी एम को ओमेगा आर कह सकते हैं, वी सी एम माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू 0, तो वी सी एम ओमेगा आर के इक्वल होगा प्योर रोलिंग में। यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, तो वी सी एम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ओमेगा आर ये इसकी
रोटेशनल वेलोसिटी। तो आप कह सकते हैं कि VCM को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ लिख सकते हैं सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² इसका ICM होता है और ओमेगा स्क्वायर। अब इन्हें डिवाइड कर दीजिए, तो इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन और सेंटर ऑफ मास अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इसका जवाब मिलेगा 1/2 divided by 1/2 into 2/5. So answer will be 5/2. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का जो रेशो होगा स्फीयर के लिए दैट विल बी 5/2। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। ए स्मॉल अनचार्ज्ड conducting sphere is placed in contact with identical sphere having charge q, इसको q कह देते हैं। q is equal to 4 into 10 raised to power minus 8 कूलम चार्ज एंड देन रिमूव टू ए डिस्टेंस, मतलब दोनों एक चार्ज 0 है एक चार्ज q है, ठीक है ना। इनको टच किया, टच करके r डिस्टेंस पे रख दिया तो दोनों का चार्ज q/2 हो जाएगा। q का वैल्यू हमें गिवन है, r डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है बेटा। तो आपसे कहा गया है कि इनके बीच में जो फोर्स है वो 9 into 10 raised to power minus 9 न्यूटन है। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू KQ²/4 इंटू r², KQ1 Q2/r²। यहाँ से आपको डिस्टेंस एस्टिमेट करनी है तो मैं r² को कह सकता हूँ KQ²/4f और r का जो वैल्यू होगा वो √KQ²/4f होगा। आप इसे कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा r इज इक्वल टू k इज वॉट 9 into 10 raised to power 9 Q² ये q का वैल्यू है, हमने आधा आधा कर लिया था वहाँ पे। तो इट इज 16 into 10 raised to power minus 16 KQ² अपॉन 4 और f का वैल्यू हमें दे रखा है 9 into 10 raised to power 9 into 9 into 10 raised to power 9, नहीं f का वैल्यू 9 into 10 raised to power minus 3 है, सॉरी 9 into 10 raised to power minus 3। तो 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 16 कैंसिल होके 4 आ जाएगा। और अब इसको सॉल्व कर लो, 10 raised to power minus 3 तो ये होगा 10 raised to power minus 13 और 9 और 13 का जो मतलब हो गया 10 raised to power minus 4। तो r इज इक्वल टू √4 into 10 raised to power minus 4 आ जाएगा बेटा। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 into 10 raised to power minus 2 मीटर, इसका मतलब आपको आंसर मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इससे सिंपल क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, ये है एक तरह से टेम्परेचर स्केल्स से रिलेटेड। तो कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन या KTG वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो देखो ये वैसे तो बहुत सिंपल बात ये है, मैं कहूँगा कि जब आप इतना सब लोग जानते ही हैं कि यदि फ़ारेनहाइट में रीडिंग बढ़ती है ना तो सेल्सियस में भी रीडिंग बढ़ती ही है, इंक्रीजिंग नेचर का होता है, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट में रीडिंग बढ़ती है, सेल्सियस में भी बढ़ती है, तो ये दो ऑप्शन तो क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि चारों ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी बने हुए हैं। तो स्ट्रेट लाइन आता भी है C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 है। तो या तो इससे हम स्ट्रेट लाइन वाला कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx + c के अकॉर्डिंग लिख लिया जाए तो 5/9f माइनस 180/9 ये है। तो दिस इज mx + c। तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा और इसके अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन बनता है ना। और वैसे भी मैंने आपसे कहा कि c बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, उसमें दो ऑप्शन बैठते हैं, एक ये और एक ये, लेकिन ये 0 से जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 0 फ़ारेनहाइट सेम होते हैं, जो कि गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस और 0 फ़ारेनहाइट तो अलग अलग होते हैं, इसलिए ये भी गलत होगा। तो आप बिना जाने भी इसे सही कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना भी लिखें तो सेकंड ऑप्शन इज क्लियरली विजिबल दैट सेकंड ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रोस्टैट्स का है, तो हम इसे मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, वैसे आसानी क्वेश्चन है। आपको दो कॉन्फ़िगरेशन दिए गए चार्जेस के और दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आपसे कहा गया है कि भाई
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा इन दोनों सिस्टम्स के लिए। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे लिखा जाता है, समेशन ऑफ के क्यू आई क्यू आर बाई आर, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। सभी पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और किसी भी पेयर को रिपीट नहीं होने देंगे। तो इसमें जो NC2 टर्म आते हैं 4C2 टर्म आएंगे, क्योंकि 4 चार्जेज हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 चार्जेज हैं, 4 चार्जेज की वजह से टोटल कितने टर्म बनेंगे, जो पेयर बनेंगे 4C2 का मतलब हो गया 4 × 3/2, दिस इज टू 6 पेयर। तो आपको पता है कि 6 पेयर इसमें बनेंगे, बहुत मुश्किल भी नहीं है। 4 पेयर जो बनेंगे वो ये वाले बनेंगे, 1 2 साइड वाले, 3 और 4, और 5वां पेयर ये होगा और 6वां पेयर ये होगा, ठीक है ना। तो 6 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। बस अंतर ये आ गया है कि इसमें सारे चार्ज वर्टेक्स पे रखे हैं और इसमें साइड्स के मिड पे रखे हैं, तो ये डिस्टेंसेस का डिफरेंस आ गया है। इसमें जो डायगोनल है ना वो ए का हो गया है, दोनों डायगोनल ए के हो गए, इसमें साइड ए की है, तो इसमें जो साइड ये डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2 और a/2 का स्क्वायर रूट करेंगे, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a²/2, a²/2 का रूट मतलब a/√2, तो ये जो साइड है वो a/√2 हो जाएगी। और डायगोनल तो हमें इसमें दिख रहा है कि ये भी a है और ये भी a है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि साइड्स a हैं और ये डायगोनल √2a के हो जाएंगे, √a² प्लस a², तो डायगोनल √2a के हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं। u फर्स्ट वाले का जब लिखेंगे तो इट विल बी k4kq²/a, ये 4 पेयर मैंने लिख दिए हैं, और ये 4 पेयर कौन से हैं, साइड वाले, साइड्स के 1 2 3 और 4, ठीक है। और नेक्स्ट 2 पेयर जो हैं, 2 पेयर्स जो हैं डायगोनल वाले होंगे, तो दिस इज 2kq²/√2a। सेकेंड सिस्टम में मैंने आपसे कहा था साइड हो जाएगी a/√2, ठीक है ना, तो 4kq²/a/√2, 4 पेयर a/√2 वाले होंगे, और 2 पेयर जो होंगे दिस इज 2kq²/a वाले होंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, u1 माइनस u2 कर दीजिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ये u1 माइनस u2 लिख देते हैं, u1 माइनस u2, 4kq²/a माइनस ये 2kq²/a, तो माइनस 2kq²/a हो गया, ठीक है। और ये प्लस √2kq²/a लिख दिया, √2 को कैंसिल कर दिया मैंने इसको, है ना, और माइनस ये वाला, तो माइनस 4√2kq²/a, माइनस 4√2kq²/a। तो इसमें से क्या है, kq²/a तो कॉमन आ गया बेटा, और ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस √2 माइनस 4√2। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये 2 हो जाएगा, 2 और माइनस 3√2, तो kq²/a 2 माइनस 3√2 ये वाला आंसर होगा, और 2 माइनस 3√2 वाला आंसर ही होगा, क्योंकि इन्होंने u2 माइनस u1 लिखा है। u2 माइनस u1 लिखेंगे तो आंसर जो होगा वो kq²/a और 3√2 माइनस 2 हो जाएगा, और 3√2 माइनस 2, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो जनरली सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉजिक गेट का है। अब लॉजिक गेट के इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि x और y इसमें ये इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो आपको शायद गिवन है, इसमें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और आपसे कहा कि देखिए सही क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज लो, हाँ ये क्वेश्चन में गिवन है, द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज लो मतलब 0, कि आउटपुट आपको 0 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये और गेट है और ये नॉर गेट है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे x गया और y गया, तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो x प्लस वाई मिलेगा, इसको मैं p लिख देता हूँ, ठीक है, ये p होगा, ये भी p होगा, तो यहाँ से आउटपुट हमें p प्लस p मिलता, लेकिन
नॉट भी लगा हुआ है, तो इट इज व्हाट P प्लस P बार, P प्लस P बार। और ये जो P प्लस P बार होगा ये भी हमें P बार ही मिलेगा। P प्लस P बार का आंसर हमें क्या मिलेगा? P बार। तो या तो टेबल बना लीजिए, अदरवाइज जो है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x 0 होगा, तो मैं बता देता हूँ y भी 0 है पहले ऑप्शन में, तो यहाँ भी 0 मिलेगा, तो ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, और यहाँ आंसर हमें 1 मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं मिलेगा हमें। सेकेंड ऑप्शन में देखिए, सेकेंड ऑप्शन में यहाँ कह रहे हैं 1 x की जगह और y की जगह 0, तो यहाँ हमें 1 मिलेगा, और यहाँ 1 मिलेगा तो ये 1 1 मिलेगा, और 1 1 का और गेट होता तो 1 मिलता, लेकिन नॉर गेट है तो वापस 1 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो हमें 0 ही चाहिए, तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। सिमिलरली सी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा, क्योंकि इन सब में यहाँ 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ए गलत है और बी सी डी तीनों ऑप्शन में आउटपुट 0 मिलेगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 0 ही किस में मिलेगा, तो 0 ए में नहीं मिलेगा, ए में नहीं मिलेगा, ए में नहीं मिलेगा, 0 बी सी डी तीनों में मिलेगा। तो सही आंसर होगा बी सी एंड डी। आप ट्रुथ टेबल बना के भी कर सकते हैं, लॉजिक गेट के सभी क्वेश्चंस को ट्रुथ टेबल बना के आसानी से किया जा सकता है। अब है एनर्जी E एंड मोमेंटम P ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑफ मास M इज रिलेटेड बाय सम इक्वेशन, ठीक है ना। देखो ये इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है, स्पीड ऑफ लाइट है c, E एनर्जी है, P मोमेंटम है, C स्पीड ऑफ लाइट है ना। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका डेरिवेशन जो है आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी में किया जाता है। आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी में मास का भी फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है, और एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। मोमेंटम के साथ एनर्जी का क्या रिलेशन होता है उसका भी फॉर्मूला होता है। इन सब के फॉर्मूले के जो डेरिवेशन है वो आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में पढ़े जाते हैं, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें इस इक्वेशन में एक बात दिखाई देती है। इनको हम डायमेंशनली कंसिस्टेंसी से चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, हम सब जानते हैं आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है, इतना हम सब पढ़ते हैं 12th क्लास में। और दूसरा जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो E बाई सी के बराबर होता है, तो E इज इक्वल टू पी इंटू सी भी होता है। यदि आप ये दो चीज जानते हैं तो बड़ी आसानी से इस इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक किया जा सकता है, कि ई स्क्वायर करेंगे तो देखिए पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें जब हम ई स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ई स्क्वायर जो है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4, ये मुझे दिख गई। उसके अलावा किसी भी इक्वेशन में देखें तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी पर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे C4 होना चाहिए, यहाँ पे पी सी स्क्वायर लिखा है, ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है, आपके लिए डायमेंशनल एनालिसिस से बनाया हुआ क्वेश्चन था, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यूनिट एंड डायमेंशन के लिए था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एक अभी प्रेजेंटली हम कहें तो इस क्वेश्चन में कहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन एयर फॉल्स 40 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट्स। 4 मिनट में 40 से 24 हो जाता है, ठीक है ना। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 16 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन नेक्स्ट 4 मिनट विल बी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ते नहीं है। वैसे हम क्लासेज में यहाँ जो होती है हमारी, तो उन क्लासेज में हम इसे करते हैं, आउट ऑफ कोर्स तो है, पहले सिलेबस में था, रेडिएशन में ये टॉपिक आता है। तो आजकल जो रेडिएशन में है वो कंडक्शन ही सिलेबस में है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला होता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। इससे हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। दिस इज थीटा, यू कैन से एवरेज लिख सकते हैं, एक्चुअल भी कर सकते हैं, पर एवरेज से आंसर काफ़ी कूल आता है। तो थीटा एवरेज का मतलब होगा थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाई 2। तो पहले जब ये कूल हुआ तो आपको कहा 40 से 24 डिग्री, तो 40 माइनस 24, और आपको लगा 4 मिनट, ठीक है। माइनस के कांस्टेंट है, थीटा एवरेज 40 प्लस 24, 40 प्लस 24 बाई 2,
40 प्लस 24/2, 40 प्लस 24/2 हो गया 20 प्लस 12, दिस इज 32 और माइनस थीटा नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 16। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपसे नेक्स्ट में कहा है कि अगले 4 मिनट में कहाँ टेम्परेचर होगा, तो अगले 4 मिनट में 24 से शुरू होगा और फाइनल टेम्परेचर मुझे पता करना है और टाइम मुझे दे रखा है माइनस के। अब जो टेम्परेचर एवरेज होगा दिस इज 24 प्लस थीटा बाई 2, इनिशियल टेम्परेचर 24, फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो थीटा एंड माइनस 16, ठीक है, माइनस 16 ये होगा। तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 40 माइनस 24 हो गया कितना, 16 और 16/4 4, ठीक है ना, 16/4 ही लिख देते हैं इसको और डिवाइड कर दीजिए, एक काम करिए तो 16/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, 4/24 माइनस थीटा और इसे कहेंगे 16 अपॉन के कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 24 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 16। इसे आप सोल्व कर लीजिए और आपको थीटा का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 56/3, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इसे सोल्व करने पर थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा 56/3 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये जो फॉर्मूला होता है इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अभी सिलेबस में नहीं है ऐसा बनाया एनसीईआरटी ने, एनटीए ने, लेकिन इससे पहले वाले एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन कंसिस्टेंसी से आते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइए, इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन करके जाइए। प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आपको सेम क्वेश्चन कई बार मिल जाएंगे, इस टॉपिक को छोड़िए मत, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे एसएचएम से रिलेटेड है। ए पार्टिकल ऑसिलेट्स अलोंग द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन स्क्वायर टी बाई 2 वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट को 1 लिख देते हैं तो इट इज साइन स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है ना। अब आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इसको एक्स का वैल्यू इतना है तो काइनेटिक एनर्जी v बराबर स्पीड निकाल लेते हैं dx/dt से। तो देखिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा dx/dt से, dx/dt से आ जाएगा 2 साइन t/2 और एक 1/2 भी होगा और cos t/2 भी होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो v बराबर साइन t/2 और cos t/2 हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक। तो हम क्या इसमें x के फॉर्म में ग्राफ पूछा है, ध्यान दीजिए टाइम का नहीं है, k और x। तो हम क्या है x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, देखो साइन t/2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं x के टर्म में, तो अंडर रूट x हो जाएगा, साइन t/2 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट x, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट x लिख देंगे साइन t/2 और इसको लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t/2। तो दिस इज व्हाट, अगेन अंडर रूट एक्स यहाँ लिखेंगे तो x होगा, तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब x, तो ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, इस तरह से। तो रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, इस तरह का हमें स्पीड मिल जाएगा। v इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर के, तो इट इज इक्वल टू हाफ एम इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो k इज इक्वल टू हाफ एम एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसका ग्राफ आपको चेक करना है। तो इसका ग्राफ हम यदि प्लॉट करेंगे तो हमें x इंटू 1 माइनस एक्स, तो पैराबोलिक टाइप का मिलेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। हाफ एम देखिए x को अंदर ले लो, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे आप देख के कह सकते हैं इसका डाउनवर्ड पैराबोलिक टाइप ग्राफ होगा, जो आप ऐसे प्लॉट भी कर सकते हैं और आप मैक्सिमम मिनिमा पे भी जा सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x बराबर 1/2 पर इसका मैक्सिमा आ जाएगा और इसका x बराबर 1 पर वैल्यू 0 होगा, x बराबर 0 पर भी वैल्यू 0 होगा और x बराबर 1/2 पर इसका मैक्सिमा होगा। हम एक बात भी पढ़ते हैं 1 के 2 पार्ट करिए कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, वो क्वेश्चन हम मैथमेटिकल टूल में शुरू में भी करते हैं, मैथ्स में भी करते हैं।
तो आप उससे चेक कर सकते हैं कि इसका जो सही ग्राफ होगा वो ऑप्शन नंबर 2 में होगा। ठीक ठाक क्वेश्चन था, वैसे सब लोगों का पढ़ा हुआ होता है 11th-12th में, लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन को करना अलग बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें वेवलेंथ पे जाना है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? माइक्रोवेव, एक्सरेज, इंफ्रारेड। तो देखो आपको मैं कहूँ कि गामा रेज, फिर एक्सरेज, फिर यूवी रेज, फिर आप कहेंगे विबजॉर, VIBGYOR, फिर आप कहेंगे इंफ्रारेड एंड देन आप कहेंगे माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि सबसे सिंपल क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम पर बेस्ड। एक्सरे का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट उसके बाद आएगी, उसके बाद आप कहेंगे इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव। तो दिस इज व्हाट एक्सरे हमें मिलता है लैम्डा 4, अल्ट्रावायलेट इज व्हाट लैम्डा 3, ठीक है, एंड सॉरी लैम्डा 2, अल्ट्रावायलेट इज लैम्डा 2, इंफ्रारेड इज लैम्डा 3 और माइक्रोवेव इज लैम्डा 1। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए सही आंसर किस में आ रहा है, लैम्डा 4 लेस देन लैम्डा 2 लेस देन लैम्डा 3 एंड लेस देन लैम्डा 1। तो ये सही आंसर है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है ना। तो इन एन इंसुलेटिंग कंटेनर ए गैस एडियाबेटिकली श्रंक, मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है या टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और एडियाबेटिक कैसे हमें ग्राफ का आइडिया भी है। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है और आपसे टेम्परेचर के बारे में पूछा है, ठीक है ना, तो आपसे ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम कंप्रेस होना है तो वर्क डन बाई गैस नेगेटिव होगा, वर्क डन बाई गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन बाई गैस जो है वो नेगेटिव होगा। अब हम जानते हैं डेल्टा क्यू बराबर W प्लस डेल्टा यू होता है और डेल्टा क्यू 0 है, तो W प्लस डेल्टा यू 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू वॉट -W। अब ये जो है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन और है, तो ये जो फाइनल साइन आएगा ये पॉजिटिव आएगा, और हम आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर है जो इंक्रीज होना चाहिए। और आपसे कहा गया है कि टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज, क्वेश्चन यहीं पे गिर गया, टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स होगा, और फॉल्स होगा तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बच जाता है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Young's double slit interference, apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.44. It has slit separation of 1.5 mm, मतलब आपसे small d, mu small d, ठीक है, and slits are illuminated by parallel beam of light whose wavelength is 690 meter lambda nanometer. The fringe width of the screen on a screen placed behind the plane of slits एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस। तो बहुत ही सिंपल है, बीटा का फॉर्मूला होता है वैसे तो लैम्डा डी बाई डी, यदि पर किसी मीडियम में ले जाते हैं तो बीटा जो होगा वो लैम्डा बाई म्यू डी बाई डी हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन ठीक है। लैम्डा इज व्हाट 690 इंटू 10⁻⁻9, डी इज 0.72 और म्यू इज 1.44 और स्मॉल डी इज 1.5 mm है, तो 10⁻³ लिखिए और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 0.23 mm आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई खास बात नहीं है और सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इन YDSE डबल स्लिट experiment 3 polarites are kept as shown in figure, the transmission axes of P1 and P2 are orthogonal। अब देखो ऑर्थोगोनल होती हैं तो आपको पता है कि पोलराइजर में क्या होता है कि I0 इंटेंसिटी यदि किसी पोलराइज से पास होती है, अनपोलराइज्ड लाइट, तो फर्स्ट क्रिस्टल से उसकी इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी, ठीक है। एक बात तो इसमें यह है। अब दूसरा जो क्रिस्टल है वो थोड़ा ऐसे रखा हुआ है, आप कह सकते हैं, तो दूसरे क्रिस्टल में
ये भी आई नॉट बाई टू हो जाएगी क्योंकि इस तरफ तो अनपोलराइज लाइट है। तो आपको यहाँ जो इंटेंसिटी मिलेगी वो आई नॉट बाई टू ही मिलेगी, लेकिन दोनों में जो फेज डिफरेंस है ना वो पाई बाई टू का होगा। तो S1 पर जो लाइट जा रही है और S2 पर जो लाइट जा रही है, उन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू का है। ठीक है, फिर एक तीसरा क्रिस्टल भी रखा हुआ है और उसके एक्सिस के बारे में कहा है कि ये 45 डिग्री पर है, लेकिन इस बार ये पोलराइज्ड लाइट है। तो आपको पता है कि इसके बाद ये दोनों से 45 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो अब यहाँ जो इंटेंसिटी होगी ना उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा मेलस लॉ से, आई नॉट बाई टू तो इसका इनिशियल इंटेंसिटी है और कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा दोनों के लिए 45 है तो दोनों का सेम ही होगा। तो इट इज आई नॉट बाई टू कोस स्क्वायर 45, और आप इसे कह सकते हैं आई नॉट बाई 4। तो ये जो आगे जो इंटेंसिटी हमें यहाँ मिलेगी, दिस इज आई नॉट बाई 4 एंड आई नॉट बाई 4, ये आपसे कहा है। और अब आपका इनसे आपसे कहा है कि भाई इसका जो आगे फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस है उसके बारे में कहा गया है क्वेश्चन में। द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आफ्टर P3 वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट्स S1 एंड S2 इज लैम्डा बाई 3। तो अब जब स्क्रीन पर जो लाइट पहुंचेगी उसके पाथ डिफरेंस के बारे में आपसे कहा गया है कि S1 और S2 से जो लाइट वहां पहुंचती है उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है। तो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, आई नॉट I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। cos फाई को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा पी। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए, दोनों आई नॉट बाई 4 है और 2 अंडर रूट I1 I2 भी आई नॉट बाई 4 आई नॉट बाई 4 cos यहाँ लिख देंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई नॉट बाई 4 प्लस आई नॉट बाई 4। ठीक है, और ये भी 2 आई नॉट बाई 4 होगा, 2 इंटू आई नॉट बाई 4, और cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू -1/2 होती है, तो ये माइनस आई नॉट बाई 4 हो जाएगा। तो एक ये कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर बचेगा वो हम कह सकते हैं आई नॉट बाई 4 बचेगा, जो कि 4th ऑप्शन में है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है इनोवेटिव, जिसमें उन्होंने आप कह सकते हैं कि मेलस लॉ, पोलराइजेशन और जो YDSE है उसको मिक्स करके ये बनाया है। तो दोनों प्रॉब्लम उन्होंने एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा टफ कैटेगरी में रखा है इस क्वेश्चन को। वैसे टफ ज़्यादा ऐसे कह नहीं सकते, बट क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्ट हो गया है इसलिए हमने इसे टफ कैटेगरी में रखा है। क्वेश्चन नंबर 39, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड फ्रीक्वेंसी न्यू कर्व इज प्लॉटेड। ठीक है, तो देखो इसमें इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस, वैसे तो ये प्रैक्टिकली फाइंड की जाती है, और वर्क फंक्शन प्लस K मैक्स। ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस K मैक्स। अब ये आप लिख सकते हो एनर्जी को H न्यू, इसको आप फाई रहने दीजिए, इसको आप लिख सकते हो E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। तो आप इसे कह सकते हो EV0 इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाई। तो V0 इज इक्वल टू आप कह सकते हो H न्यू अपॉन E माइनस फाई अपॉन E। ठीक है ना, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटली ग्राफ प्राप्त किया जाता है और फाइनली एक्सपेरिमेंट के बाद जो इक्वेशन आती है वो ये आती है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने वो इक्वेशन ले ली है। अब यहाँ से आपको V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट Y इज इक्वल टू M इंटू न्यू प्लस C। ठीक है, ऐसा कह सकते हो। तो जो आपको Y एक्सिस पर है V0 है और इधर न्यू है, तो इस तरह का ग्राफ मिलने वाला है। ठीक, इसका जो स्लोप होगा वो होगा H बाई E। ठीक है ना, और जो इंटरसेप्ट होगा मैग्नीट्यूड फाई बाई E, क्योंकि नेगेटिव तो वो है ही, तो ये वैल्यू फाई बाई E के बराबर होगी। नेगेटिव साइन मैंने कंपनसेट कर दिया है। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम, है ना। तो पहला है कि भाई V0 वर्सेस V इज लीनियर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लीनियर है। ठीक है, द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू ग्राफ इज फाई नॉट बाई H, जो कि गलत है। स्लोप इज H बाई E।
तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। h इज ए कांस्टेंट रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ v नॉट वर्सेज न्यू लाइन। तो h एक कांस्टेंट है जिसे स्लोप से रिलेट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, स्लोप से रिलेटेड किया जा सकता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द h, ये गलत है, क्योंकि यदि आप h की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप स्लोप मेजर करोगे एक्सपेरिमेंट से, और स्लोप इनटू e करना पड़ेगा आपको, स्लोप इनटू e करोगे तब आपको h का वैल्यू निकल के आएगा। इसका मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड, तो नॉट रिक्वायर्ड तो ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है और सी सही है। और एक ऑप्शन और है, द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट द नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। तो इंटरसेप्ट मेजर कर लीजिए आप, इंटरसेप्ट को फाई बाई ई कर दीजिए, तो फाई इज इक्वल टू इंटरसेप्ट इनटू ई आ जाएगा, इंटरसेप्ट मल्टीप्लाइड बाई ई। तो एच की जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि एच की जरूरत नहीं है, तो ये सही है, नॉट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एच विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। तो फाई हम निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। इसका मतलब ए, सी और ई ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो थर्ड है वो आंसर होगा ए, सी एंड ई। इसमें डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम फॉर गिवन साइक्लिक प्रोसेस ABCA। हीट एक्सचेंज का वैल्यू निकालना है साइक्लिक प्रोसेस में, ओके। तो ये प्रोसेस गिवन था एक्चुअली, ये प्रोसेस गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है इन किलो पास्कल, ठीक है ना। अब इसका हीट एक्सचेंज निकालना है, प्रोसेस ये इस तरह से गिवन है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, जो कि यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। नीचे वाला ये डॉटेड है, ये प्रोसेस नहीं है। तो अब आपको पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में Q साइक्लिक जो होता है दैट इज डेल्टा U साइक्लिक, डेल्टा U साइक्लिक प्लस W साइक्लिक होगा, और डेल्टा U साइक्लिक 0 होगा हमेशा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम हो जाते हैं। तो Q साइक्लिक जो होगा वो W साइक्लिक के बराबर आ जाएगा, और W साइक्लिक इस पूरे प्रोसेस का जो एरिया होगा वो होगा, ठीक है ना, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई ये पूरा एरिया पाई R1 R2 होता है, पाई R स्क्वायर है ना, तो पाई R1 R2 लिख सकते हैं। लेकिन हमें हाफ साइकिल का एरिया चाहिए, और हाफ साइकिल का एरिया हो जाएगा पाई R1 R2 बाई 2, ठीक है। ये डायमीटर मार्क कर देता हूं जिससे आपको R1 R2 लिखने में आसानी हो जाएगी। ये D1 D2 है, तो इनका हाफ हाफ कर लो, और फिर पूरे एरिया सर्किल के एरिया को हाफ कर दो, तो पूरा एरिया होगा पाई R1। देखिए ये वाला वॉल्यूम एक्सिस ले लेते हैं, 200 डायमीटर है, तो 200 का हाफ हो जाएगा 100, और CC है तो 10⁻⁻⁶। ये पूरा जो प्रेशर का डिफरेंस है 200, इसका हाफ कर देते हैं 100, और किलो पास्कल है तो 10⁻3, और डिवाइडेड बाई आधा सर्किल है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया है। बस केयरफुली करना है। तो इससे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, देखिए 10⁻⁻6 है ना, तो 3 4 7 7 - 6 मतलब 10 बच जाएगा, 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 का मतलब हो गया 5 पाई। तो जो वर्क डन है वो -5 पाई आएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हीट एक्सचेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 पाई के बराबर आएगा। तो मैग्नीट्यूड ही आपको बताना है, तो 5 पाई के बराबर आएगा, ओके। क्योंकि वर्क डन का साइन जो है ना, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे एज सच वर्क डन का ओवरऑल साइन नेगेटिव आएगा वर्क डन बाई गैस का, ठीक है ना। तो हीट जो है आप कह सकते हैं कि वो भी सिस्टम के बाहर जाएगी, और ये एक्चुअल में -5 पाई आएगा, और Q का जो मैग्नीट्यूड है साइक्लिक प्रोसेस में वो आप कह सकते हो 5 पाई, ठीक है। तो मॉडरेट ही क्वेश्चन था, पहले कई बार आ चुका है। अब आपसे एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सिंपल सवाल पूछा है, फोटोग्राफ ऑफ ए लैंडस्केप इज कैप्चर्ड बाय ए ड्रोन कैमरा। तो कुछ इस तरह से किसी फील्ड का ड्रोन कैमरे से, ये लेंस है मान लो, इससे फोटो खींचा गया है, और उसमें आपने इसे इस तरह से फोकस भी किया है। तो आप कह सकते हैं ये F है, और ये वो एरिया है, एक तरह से स्क्वायर है तो इसको L स्क्वायर बोल सकते हैं, L बोल देते हैं,
ठीक है, फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, और ये जो शायद आपसे कहा है कि साइज ऑफ अपर्चर कैमरा फिल्म 2x2 है, 2 सेंटीमीटर का है, तो आप ये कह सकते हैं ये 2 और ये L, तो एरिया हो जाएगा फील्ड का L स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है हाइट h, तो मैं कह सकता हूं F/2 सिमिलर ट्रायंगल से इज इक्वल टू H/L। यहां से हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी 2h/L, ठीक है ना। तो h कितना है 18 मीटर, 18 मीटर है ड्रोन को कैमरे की हाइट, और लेंथ वो जो आपसे कह सकते हैं कि जो फील्ड का एरिया है वो आपको दे रखा है 400 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, तो 400 का मतलब हो गया L स्क्वायर, तो L का वैल्यू हो गया 20/20 का है तो 20 लिख देते हैं किलोमीटर, तो ये भी 18 किलोमीटर है और ये भी 20 किलोमीटर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर द फोकल लेंथ ऑफ द ड्रोन कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज a long straight wire of circular cross section with radius a, steady current I, the current is uniformly distributed across the cross section, मतलब solid wire है बेटा, इस तरह का solid wire है और इसमें इस तरह से करंट जा रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो आपको इसका पता है कि इसका जो B इनसाइड का जो फॉर्मूला होता है दिस इज μ0/2 JR आता है, तो B प्रोपोर्शनल टू R आता है इनसाइड में, और आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है वो μ0I/2πr आता है। अब आप चाहें तो हम डेराइव भी कर सकते हैं एम्पियर्स लॉ से, इसको सब लोगों को पता होता है, B आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है, तो B इनसाइड जो है वो R के प्रोपोर्शनल होता है और B आउटसाइड जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो सही ग्राफ है वो ये वाला होगा। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सॉलिड वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करता है, तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड है। एन इक्वली स्पेस्ड चार्ज, इस तरह से एन इक्वली स्पेस्ड चार्जेज हैं और ईच वैल्यू क्यू, ठीक, और प्लेस्ड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन दे आर रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा and its axis with an angular velocity omega as shown in figure. Okay, the bigger Amperian loop, ये bigger Amperian loop है B, और A जो है ये small Amperian loop है। तो हम ये जानते हैं कि इस पर जो लाइन इंटीग्रल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा होगा डेफिनेटली, इट इज μ0 NI in, ये फॉर्मूला होता है। तो आपसे यही कहा है कि डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एनक्लोज्ड करेंट्स, तो हमें पता है कि B.dl इज इक्वल टू μ0 IN होता है, ठीक है। तो IN का कैलकुलेशन करना है बेसिकली, और आपसे क्वेश्चन कहा है द डिफरेंस बिटवीन द एनक्लोज्ड करंट IA एंड IB फॉर द गिवन एम्पीरियन लूप्स, तो आपको सिर्फ I1 I2 का कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए IN देखिए, बिगर लूप के लिए आपको B.dl भी कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ IN का डिफरेंस बताना है। तो देखिए यहां से ये सारे चार्ज इस तरफ से एंटर करेंगे, ध्यान से देखिए ये सारे चार्ज इस तरफ से एंटर कर रहे हैं मान लीजिए, तो इस तरफ से एग्जिट भी कर रहे हैं। तो यदि ये करंट पॉजिटिव है तो ये करंट फिर नेगेटिव कहनी होगी, तो बिगर लूप का IN क्या हो गया 0, और छोटा वाला जो लूप है उसमें से चार्ज एक बार एंटर ही करके एग्जिट हो जाएगा, फिर दूसरे राउंड में दोबारा आएगा पूरा राउंड करके, तो हम कहेंगे I स्मॉलर लूप का जो होगा वो होगा Q/T, और Q है N चार्जेस हैं तो NQ/T कहेंगे, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम NQ/T, ठीक है ना। T को हम 2πr/v लिख सकते हैं, 2πr/v, तो V/r ओमेगा हो जाएगा, तो NQ ओमेगा/2π, NQ ओमेगा/2π, इस तरह से ये आएगा। तो स्मॉलर लूप हमें इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 0 होने की वजह से NQ ओमेगा/2π हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये ठीक है, मैंने मॉडरेट में रखा है, I का कैलकुलेशन है, थोड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो हैं उससे अलग लैंग्वेज में फॉर्म किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन. ठीक है, तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. एन इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. देखिए मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है और स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. और ये जीरो है तो ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब साइन थीटा ही जीरो है. इसका मतलब इधर 0 डिग्री थीटा इज इक्वल टू और 180 डिग्री. इसका मतलब यदि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो इस तरफ मूव कर रहा है या इसके उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है या इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है. ये एक स्टेटमेंट है. तो ऐसा हो तो सकता है, एन इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इट कैन बी पॉसिबल. ठीक है, the magnetic field in the region is along the direction of velocity of the electron in the light of above statements choose the correct answer. तो correct answer definitely ये रीजन जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसका सही है. ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है इसलिए सही है, लेकिन रीजन उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन में ही है, ऐसा तब हो सकता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. ओके, A solid sphere and hollow sphere of the same mass and same radiation are rolled on inclined plane. देखो inclined plane पर ये रोल्ड कर रहे हैं. ठीक है ना, अब इस पर एक फोर्स होता है mg साइन थीटा और एक फोर्स होता है फ्रिक्शन. ठीक है ना, अब रोलिंग करने के लिए जिस हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि आप ये कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, दिस इज रिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है और डिस्क के लिए या स्फीयर के लिए कम होता है. तो इसमें किस किस की बात की है, सॉलिड स्फीयर. तो सॉलिड स्फीयर लिख लेते हैं, सॉलिड स्फीयर. तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम होता है. ठीक है ना, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, तो ऐसे मैथमेटिकली आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है. इसका मतलब सॉलिड स्फीयर को रोल करने में आसानी होगी, रोटेट करने में आसानी होगी, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. तो इसका मतलब जो रोल करवाने वाला फोर्स है वो यहाँ फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से ये घूम रहा है. तो फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, फॉर सॉलिड स्फीयर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेसर, फ्रिक्शन इज लेस. तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर का लीनियर एक्सेलरेशन भी f कम होगा, तो mg साइन थीटा दोनों के लिए सेम होगा. इसका मतलब mg साइन थीटा माइनस f, ये वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए ज्यादा हो जाएगी. तो एक्सेलरेशन जो सॉलिड स्फीयर का होगा वो ज्यादा होगा. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कि भाई सॉलिड स्फीयर का ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो टाइम सॉलिड स्फीयर का कम होगा, सॉलिड स्फीयर जो होगा उसका टाइम लेस होगा. रिंग वहीं पे क्या होगा, रिंग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से रोटेट करने के लिए ज्यादा फ्रिक्शन चाहिएगा. आप फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है. केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख के हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कम है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन सॉलिड स्फीयर के लिए कम होगा, इसलिए एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का ज्यादा होगा, तो टाइम सॉलिड स्फीयर का कम होगा. तो सॉलिड स्फीयर का टाइम कम होगा. अब आप देखिए T1 किसका है, T1 सॉलिड स्फीयर है और दूसरा हॉलो स्फीयर है. हॉलो स्फीयर के केस में भी वही बात होगी जो रिंग के केस में होगी. तो सॉलिड स्फीयर जो है उसके लिए हम कह सकते हैं कम टाइम लगेगा. तो T1 लेस देन T2, T1 लेस देन T2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, और आप चाहें तो इसके टाइम के एक्सप्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 46. अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन हैं वो शुरू हो गए इसमें, तो वो भी क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी. जी सरफेस ऑफ अर्थ का होता है gm/r², सब लोग जानते हैं. इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड टू 1/3, तो डायमीटर को रिड्यूस 1/3 कर देंगे तो रेडियस भी 1/3 हो जाएगी, मास रिमेन्स अनचेंज्ड.
तो मास को अनचेंज रखते हुए रेडियस को 1/3 कर देंगे तो r/3 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 9 gm/r², तो इट इज व्हाट 9 टाइम्स ऑफ g सरफेस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस तो 9 टाइम्स हो जाएगा, तो 9 इसका आंसर होगा, बस सिंपल। तो दिस इज द 9g। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द लाइट सोर्स S1 एंड द S2 इज 2। तो लाइट सोर्स की पावर्स का रेशियो S1 S2 जो है वो 2 है। ठीक है, S1 इज इमिटिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ दिस। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एक फोटोन की जो एनर्जी है वो hc/λ होती है। ठीक है ना, तो n फोटोन पर सेकेंड इमिट कर रहा है, n फोटोन पर सेकेंड, तो n hc/λ इट इज व्हाट, टोटल एनर्जी पर सेकेंड, टोटल एनर्जी पर सेकेंड इमिटेड। तो दिस इज व्हाट पावर n hc/λ। तो p प्रोपोर्शनल टू n/λ हो जाएगा। n के बारे में आपसे पूछा है तो मैं कह सकता हूं P1/P2 इज इक्वल टू n1/n2 इंटू λ2/λ1। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बाई S2 ये कैलकुलेट करना है। तो P1/P2 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 2, तो दिस इज 2। ओके, n1 आपको क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू 10⁻15 और n2 क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है। λ2 आपको क्वेश्चन में दिया है 300 नैनोमीटर और λ1 क्वेश्चन में दिया है 600 नैनोमीटर। बस केयरफुली सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻15, जिसे आप कहेंगे 5 इंटू 10⁻14, 5 इंटू 10⁻14। क्वेश्चन में यही कहा है S2, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ जो मल्टीप्लिकेंट आएगा वो 5 आएगा, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन ठीक सिंपल ही था। A tightly wound long solenoid carries current 1.5 ampere. An electron is executing uniform circular motion inside the solenoid with the time period 75 नैनोसेकेंड। देखिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में आता है सर्कुलर मोशन में, हम सब लोग जानते हैं, इट इज 2πm/qb। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में दो इक्वेशन लिख सकते हैं, जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो mv²/r बराबर qvb, और दूसरा इक्वेशन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v। तो यहाँ से r निकाल के इसमें पुट कर दीजिए तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंडली, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप पढ़ के जाइए, है ना, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है क्यू चार्ज, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, तो चार्ज को सर्कुलर मोशन पर ले जाता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड लगातार मिलता रहेगा तो ये पूरा घूम जाएगा, और इस पूरे घूमने के बाद इसकी जो रेडियस आती है उसका फॉर्मूला mv/qb होता है, जिसको आप p/qb भी लिख सकते हो इस पर क्वेश्चन, और इसको √2m/e/qb भी लिख सकते हो। इस पर क्वेश्चन बार बार आता रहता है। फिलहाल इस बार क्वेश्चन आया है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/qb पर। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर है तो हम b को चेंज कर देंगे, तो हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 2πm/q, और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर μ0 होता है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो हमें n पूछा है, तो बस कुछ नहीं करना है, n को इस तरफ लिख लीजिए 2πm μ0I और q, और ये टाइम पीरियड नीचे आ जाएगा। अब इसमें सब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको n का आंसर मिल जाएगा बहुत ही क्लियरली। ओके, n की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। μ0/4π की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻7 होती है, तो μ0/2π की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 होगी। μ0/2π की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये 2π/μ0 है, तो ये 1/2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9 इंटू 10⁻31। बस केयरफुली कैलकुलेशन करनी होती है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴
1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, और आई का वैल्यू इसमें दे रखा होगा सोलेनोइड में, जो करंट है वो 1.5 एम्पियर है, ठीक है। और एक टाइम पीरियड की वैल्यू, और मुझे टाइम पीरियड की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी 75 नैनो सेकेंड, 75 इंटू 10⁻⁻9। मतलब बहुत आसानी से इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रख दीजिए, कैलकुलेट करने के बाद 250 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज सिंपली बाई 0.2%, है ना। तो देखो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो आपसे कहा है कि डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर सैंपल बाई 0.2%, तो 0.2% इसका डिक्रीज वैल्यू दिया है, तो डेल्टा पी जो होगा वो होगा 0.2% इंटू बी। 0.2% मतलब 0.2/100 इंटू बी। बस बी का वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2.15 इंटू 10⁻⁹, तो 0.2 इंटू 2.15 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व करना है। तो इसको भी 2 से नीचे एक डेसिमल बढ़ा देते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। तो ये हो गया 4.30 इंटू 10⁻⁶, 4.30 इंटू 10⁻⁶, तो ये 43 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा बेटा। तो हो सकता है यहाँ जो वैल्यू है इसमें होगा 43 इंटू 10⁻⁵, तो x इंटू 10⁵, इस तरह से क्वेश्चन है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू जो इसमें आएगी वो 43 आएगी, क्योंकि फैक्टर पूछा है आपसे, है ना। तो कर सकते हैं आसानी से, हम मिसप्रिंट हो गया इसमें थोड़ा सा पीपीटी में। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन बहुत मतलब स्टैंडर्ड है, आप कह सकते हैं। सर्कुलर मोशन में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन में इस स्ट्रिंग का टेंशन पूछा है। स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ L इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरीज ए मास कैपिटल M। इसका मास दे रखा है बॉब का, ठीक है ना, एंड मास मेक्स 3/π रोटेशन पर सेकेंड। तो आपको साइकिल पर सेकेंड, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी एक तरह से दे रखी है, तो जो टाइम पीरियड होगा ना वो π/3 सेकेंड हो जाएगा। और टाइम पीरियड आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये mg है, आपको मैं बता देता हूँ, और ये t cos थीटा फोर्स हो जाएगा। तो t cos थीटा तो mg के बराबर होगा, आप जानते हैं। और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इधर सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो t sin थीटा होगा, ठीक है ना। तो t sin थीटा जो है वो m ओमेगा स्क्वायर रेडियस इसकी L sin थीटा के बराबर हो जाएगी। ये L है तो रेडियस इतनी है, ये L sin थीटा के बराबर हो जाएगी, L sin थीटा, देखो, है ना। अब सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स 0 होता है, इसलिए हमने कहा है t cos थीटा mg के बराबर है, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन हम डायनेमिक्स के लिए लिख सकते हैं। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा t का वैल्यू इतना, तो m ओमेगा स्क्वायर L, ये t का वैल्यू यहाँ रख दिया मैंने, cos थीटा बराबर mg। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √g अपॉन L cos थीटा, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते थे ओमेगा को 2 करने के लिए, तो आप यहाँ से वैसे cos थीटा निकाल लो, तो आप कहेंगे 2π/t इज इक्वल टू √g/L cos थीटा। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2π√L cos थीटा बाई जी। तो ये फॉर्मूला बच्चों को डायरेक्ट याद होता है वैसे तो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है वो इस टाइम पीरियड की को यूज करते हुए π/3 इज इक्वल टू 2π√L cos थीटा बाई जी, इसका स्क्वायर कर देंगे, पाई को कट कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 इज इक्वल टू 4L cos थीटा बाई जी। और आप ये कह सकते हैं कि g अपॉन 36L, cos थीटा की जो वैल्यू यहाँ से मिल रही है मुझे, cos थीटा की वैल्यू g/36L मिल रही है, ये cos थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे। अब मैं इस इक्वेशन पे फिर से जाता हूं क्योंकि मुझे टेंशन पूछा है। तो टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ t cos थीटा, नीचे mg, तो जो यहाँ से टेंशन का वैल्यू आएगा वो mg/cos थीटा आ रहा है, और cos थीटा की वो वैल्यू जो हमने निकाली है g/36L, उसको हम रख देते हैं यहाँ पर mg अपॉन g/36L। तो g कैंसिल हो जाएगा, 36 ml आ जाएगा, और 36 इसका आंसर है, यहाँ 36 फिल कर देंगे। इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन थे।
तो जेईई मेंस शिफ्ट टू 24 जनवरी में तो कोई भी क्वेश्चन डिस्प्यूटेड नहीं था और सभी क्वेश्चन इजी और मॉडरेट लेवल के थे, कोई क्वेश्चन टफ भी नहीं था। ये था जेईई मेन 24 जनवरी शिफ्ट 2 का ऑफिशियल पेपर का सॉल्यूशन। रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।